हेल्प मिल भी रही है? चलो वो भी दिखाऊंगी, मैं मैप भी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये माइक ऑन ना करें, माइक ऑफ रखें। तो अगला जो है, हमने ये क्लियर हो गया कि हमारा 382 जो है वो 2011 के हिसाब से हमारे जो आंकड़े हैं वो कितने हैं? 382। ये हमारा भारत का घनत्व है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बांग्लादेश जो है पूरे संसार में जो आता है, एशिया में, सॉरी संसार में नहीं, एशिया में, ओनली एशिया में, उसका सबसे ज़्यादा घनत्व है बांग्लादेश का। तो आप ये भी याद रखेंगे कि बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम जनसंख्या के फैलाव, यानी वितरण मतलब फैलाव, और जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर हम स्थान स्थान पर भिन्नता हमें देखने को मिलती है, ऐसा कैसे है हम साबित करते हैं लिखकर कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा जनसंख्या घनत्व है सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का हम जनसंख्या घनत्व देखें तो वहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रही हैं। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अगर हम देखें, हमारी दिल्ली में अगर हम देखें इसको, तो ये 11,297 है। अब कहाँ 17 व्यक्ति और कहाँ 11,297, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो बहुत बड़ा गैप हो गया तो हमें समझ में आ गया कि हमारे जो जनसंख्या का फैलाव है और जो जनसंख्या का घनत्व है, अगर राज्य और राजधानी में भी अगर हम अंतर देखें तो काफ़ी देखने को मिलता है, और राज्य से राज्य में देखें तो भी हमें काफ़ी देखने को मिलेगा। तो राज्य से राज्य में अगर हम आगे देखें तो ये मैप का ही काम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको मैप का ही काम करवा रही हूँ। तो उसमें राज्य में अगर राज्य देखें तो देखो, आगे देखो, पश्चिमी बंगाल में इतना है और बिहार में इतना है। तो 2011 के हिसाब से बिहार में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। बिहार में जनसंख्या का घनत्व राज्यों के बीच, राज्यों में जब हम तुलना करें, हम केंद्र शासित का तुलना नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ओनली एंड ओनली हम तुलना कर रहे हैं सिर्फ राज्यों की राज्यों से। तो राज्यों की राज्यों में जब तुलना करते हैं तो राज्यों में सबसे ज़्यादा घनत्व आता है बिहार के अंदर। फिर बाद में बाकी के एक एक नंबर के क्वेश्चन हमें नहीं बनते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। यही हमारा एक नंबर का क्वेश्चन था। इससे आगे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जिसमें व्यावसायिक संगठन से क्या तात्पर्य है, इसको हम देखेंगे ताकि हमें थोड़ी सी आगे भी बात समझ में आ जाए। जो कि हमने श्रम सहभागिता पहले पढ़ी थी, उसी का आगे का बढ़ावा रूप है, और वही परसेंटेज दोबारा से आ रहे हैं, इसलिए इसको भी मैं आगे थोड़ा करना चाहूँगी। आप देखें तो देख लो, ये 58 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं प्रतिशत, ये सारा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। ये वही चीज़ उन्होंने दिखा रखी है, ये देखो 37.6 और ये 4.6। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको अभी हम यहीं छोड़ देंगे। तीनों सेक्टर में किसकी सहभागिता ज़्यादा है, तो महिलाओं की सहभागिता तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अब दूसरा चैप्टर लेते हैं हम, ताकि उसको भी हम कर लेते हैं इसमें। मानव बस्ती वाला चैप्टर लेते हैं। 7 नंबर का यही बताया था ना बेटा मैंने, तृतीय क्रियाकलाप वाला किया है हमने कभी चैप्टर ये रिवीजन में? हाँ, तो प्राथमिक क्रिया तक आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। जनसंख्या संगठन भी नहीं है ना? ओके, तो हमने अभी भारत का किया है। अभी हम विश्व की जनसंख्या वृद्धि का एक बार देखते हैं कि इसमें हमें विश्व की जनसंख्या वृद्धि में भारत की उससे क्या अंतर दिखा रखा है, वो देख लेते हैं, ताकि हमारी दोनों की दोनों चीज़ें हो जाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो बच्चे लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ताकि ये समझने में जल्दी से हो जाए। तो 21वीं सदी की शुरुआत की जनसंख्या 6 अरब, लेकिन अभी जो आज के अगर आंकड़े हमें वर्तमान में पूछ लें तो आप इसको 7 अरब कर देना। अगर आज की डेट का ऐसा आ जाए वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो वर्तमान में आप प्लीज़ इसको ना लिखें, इसको लिखें आप 7 अरब। अरे क्या सिलेक्ट हो रहा है, 7 अरब लिखें इसको। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले करा चुकी हूँ। जो भारत वाले में कर लिया वही परिभाषा इसमें लागू होगी, प्रति वर्ग किलोमीटर।
संसार में कौन से महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? जनसंख्या वृद्धि, नॉट जनसंख्या घनत्व। तो अफ्रीका है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? लाइबेरिया है, जिसकी कितनी है? 8.2। ये लाइबेरिया में है, और ये मानचित्र का भी क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना का ये फार्मूला है कि जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दो, फिर प्लस कर दो, और आप्रवास में से उत्प्रवास घटा दो, और इसको ब्रैकेट में कर दो। ये हमारा वास्तविक वृद्धि हो गई। कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0 है, यानी माइनस में चली जाती है? वैसे तो 1.6 लैटविया में आती है, लेकिन सदा ये 1.6 नहीं रहती है। वर्तमान में वो 0.5 चल रही है। 0.5 का मतलब है ये ऋणात्मक वृद्धि है। तो ये लैटविया की है। आपको यूरोप में महाद्वीप में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज क्रेसी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत अधिक जो स्थान हैं वहाँ पर बहुत सारे कम लोग रहते हैं, यानी 2-3% लोग रहते हैं, और जो बहुत कम स्थान है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक कारक हैं, अपकर्ष कारक हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी 10% भूमि पर 90% लोग, और 90% भूमि पर 10% लोग। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो सबको आपको याद रखना है कि जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.4 जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक मतलब सालाना, ये 10 साल की नहीं है, सालाना। तो साल में जो संसार में 1.4% बढ़ जाती, तभी मैंने कहा 6 अरब से 7 अरब होगी, 1% के लगभग बढ़ गई है। आगे आगे है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया भाई? कल करवाया था, किसने दिया? कल करवाया था मैंने आपसे। हाँ, थॉमस माल्थस ने दिया। कौन से साल में दिया? 1768। आगे चलें? चलो, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इसका मतलब यही है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इसका मतलब है ये कौन से उसमें पाई जाती है? कौन सी अवस्था में पाई जाती है? प्रथम में। तो आपको इसमें आपको प्रथम लिखना है। आगे ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, कल वाली क्लास में आपको लिखवा चुकी हूँ। ये खनिज पेटी है जो अफ्रीका में सघन जनसंख्या का कारण बनती है, वो है कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। ये सघन जनसंख्या बना देती है। संसार में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ है? लाइबेरिया में है। सबसे कम कहाँ है? -1.5 है बेटा, और जो कि आज -0.5 चल रही है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। माइनस यानी क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए माइनस का निशान लगा हुआ है। लैटविया में है। अफ्रीकी देश में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? क्योंकि वहाँ HIV और एड्स वगैरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। आगे ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन इसमें से निकालते हैं कि क्या है। हमें ये दे दिया जाएगा धर्म, भाषा, संस्कृति और पहनावा, और उपरोक्त कौन से कारक हैं? तो अब हमें नीचे लिख दिया जाएगा सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमें छांटना है कि जिसमें धर्म, संस्कृति, भाषा और पहनावा और खाना आ गया है वो हमारे सांस्कृतिक कारक हैं। तो ये सब याद रखें, गलती ना करें पेपर अटेम्प्ट करते समय, कि अगर इस तरीके के ऑप्शन के 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये ले लेंगे अशांति, युद्ध, गृह युद्ध और कुछ भी, और परमाणु युद्ध, ये किसके कारक हैं? तो हाँ, राजनीतिक कारक हैं, लेकिन ये भी पूछ लिया जाएगा कि अपकर्ष है कि प्रतिकर्ष है? अप है या प्रति है? हाँ, तो ये प्रतिकर्ष कारक है, ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसका मतलब ये अप नहीं है, ये प्रतिकर्ष कारक है। इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा कि जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज पदार्थ, या एक ही पूछ लिया जाएगा खनिज पदार्थ, निम्न में से किसका कारक है? और ये चारों नंबर डाल दिए जाएंगे, ये चारों डाल दिए जाएंगे। तो हमको खनिज पदार्थ देखते ही प्राकृतिक कारक को उठा लेना है। इस तरीके से हमें एग्जाम में हल करना है। ये आगे है आपका जनसंख्या के अंकगणितीय और कायिकीय घनत्व है। ये ज़्यादातर वैसे आता नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है। तो बस इतना सा आपकी किताब में एक फार्मूला दे रखा है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। जो सामान्य हमारी जनसंख्या का वो होता है घनत्व, वो अंकगणितीय होता है।
वो बस आपको याद रखना है कि, और जहां पर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल नीचे आ जाए वो काय की होता है, जहाँ कृषि जुड़ गई। जहाँ हमारा जो नॉर्मल हम निकालते हैं वो हमारा अंक गणितीय हो गया, ये नॉर्मल वाला है, ये अंक गणितीय हो गया। और जहां पर कृषि नीचे लिख दिया, कुल जनसंख्या नहीं लिखा लेकिन कृषि योग्य जनसंख्या लिख दिया, सॉरी क्षेत्रफल लिख दिया, वहां पर हमारा ये काय की घनत्व आ जाएगा। इतना सा अंतर है, बस कोई अंतर नहीं। वैसे ये खास ऐसा आएगा नहीं, क्वेश्चन आने वाला संभावना नहीं बनती है। एक आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक बनेगा इसमें, वो आपको ध्यान देना है कि जो मृतकों की संख्या है वो कितने हजार पर की जाती है, 100 पर, 1000 पर, कितने पर। तो ये आपको मृतकों की संख्या बटे में जनसंख्या गुणा में 1000 पर की जाती है। फिर आपका एक फार्मूला भी करके दे दिया जाएगा, 5000 नीचे, ये आपको गणित से काट कूट के उसको उत्तर को निकालना पड़ेगा। परंतु ऐसे कठिन मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में फर्स्ट टर्म में, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है आपका फर्स्ट टर्म का ओमार का, इतने कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। आगे है आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, 1 नंबर का। इसमें से हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, कोई बन सकता है क्या? हाँ, कैसे बनेगा उसको हम ध्यान से देखते हैं। कि पहली बात तो हमें ये शब्द देखना है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का और जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक संबंध, सहसंबंध है या धनात्मक सहसंबंध है? कल करवाया था, ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या होगा, समस्याएं पैदा होंगी अगर जैसे जनसंख्या तेज वृद्धि हुई उसके कारण आर्थिक और सामाजिक दोनों समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इसलिए इसका जनसंख्या वृद्धि के साथ ऋणात्मक सहसंबंध है। भोजन की समस्या आएगी, रहने की समस्या आएगी, भूमि महंगी हो जाएगी, बेरोजगारी बन जाएगी, रहने का बहुत ज़्यादा गरीबी का निम्न स्तर बन जाएगा, लोग ऐसी जगह रहने पे मजबूर होंगे जहाँ रहा नहीं जा सके, हमारे सारे संसाधनों पर दबाव बन जाएगा, खेती पर दबाव बन जाएगा, और लोगों की पैसे की कम बचत होगी, जिससे कि हमारा देश विकासशील देश नहीं रह पाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, प्रदूषण फैल जाएगा। ये सारी, इनमें से कोई भी एक समस्या आपको नीचे लिखकर वो बता सकते हैं। ऐसा एक पिक्चर दे देंगे, पिक्चर का भी आपका आने की संभावना है। और पिक्चर में ये सब नहीं लिखेंगे, वो ये चीजें नहीं लिखेंगे। और कई बार क्या करते हैं, वो साफ साफ लिख देते हैं, बस आपको पिक्चर को ध्यान से रीड करना होता है। हो सकता है ये चीज ना लिखें और हो सकता है ये चीज लिख दें। और कई बार क्या होता है, आपको उस चीज को रीड करना होता है कि भी मैं कैसे इस पिक्चर को रीड करूं। तो जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या संसार में बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये उतार चढ़ाव, ये देखो उतार चढ़ाव आपकी किताब में दे रखा होगा, अवस्था पहली दे रखी होगी, अवस्था सेकंड दे रखी होगी, अवस्था थर्ड दे रखी होगी। तो आपको जब रीड करना है तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको गौर से रीड करना है। इधर जन्म दर मृत्यु दर के आंकड़े दे रखे हैं, इधर वर्तमान जो कंट्री है उनके उदाहरण दे रखे हैं। बांग्लादेश, तो अगर मैं कहूं बांग्लादेश कौन सी अवस्था में, तो कोई बताएगा कौन सी अवस्था में है चित्र के अनुसार? वेरी गुड। पीरू, श्रीलंका, केन्या, पीरू कौन सी अवस्था में चित्र के अनुसार? पेरू, श्रीलंका और केनिया, ये जो दे रखा है इधर, ये कौन सी अवस्था में? प्रथम तो यहां खत्म हो गई, प्रथम तो यहां खत्म हो गई, मध्य की कोई अवस्था नहीं होती, द्वितीय अवस्था। और अगर मैं ये कहूं तृतीय अवस्था में कौन कौन है, कनाडा, जापान और यूएसए। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में बांग्लादेश, द्वितीय अवस्था में भारत और तृतीय अवस्था में जापान। ये जो यहां लिख रखा है ये बच्चे सारे के सारे लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये तीनों। जनांकीय संक्रमण में प्रथम अवस्था का एक उदाहरण निम्न में से कौन हो सकता है, तो आपको निम्न में से देखकर छांटना है कि वहां पर बांग्लादेश लिखा है या कुछ और लिखा है। तो बांग्लादेश ही छांटना है। और बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा एशिया में 849। द्वितीय अवस्था में निम्न में से कौन है, या हमारा भारत कौन सी अवस्था में है, तो द्वितीय अवस्था में है। तृतीय अवस्था में कौन है, तो जापान है, वो वृद्ध जनसंख्या वाला देश भी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का इनमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा, यानी प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है। तो प्रथम अवस्था की विशेषता का एक ही आपको
पॉइंट याद रखना है कि उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। प्रथम अवस्था जनांकिकी की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। आपको इसमें सारे प्राथमिक क्रियाओं में लोग लगे रहते हैं। प्रथम अवस्था में सब साक्षर नहीं होते, ज़्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं। दोनों चीज़ उच्च है, उसके बाद भी जनसंख्या वृद्धि धीमी है, क्योंकि जितने जन्म लेते हैं उससे ज़्यादा मर भी रहे हैं। तो वो दोनों अवस्थाएं उच्च है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि निम्न है। अब तृतीय अवस्था क्या होती है? इससे उल्टा, पहले से उल्टा। तृतीय अवस्था पहले से उल्टा, उच्च की जगह निम्न हो जाएगा। ठीक है। अब वक्तव्य जो आएंगे आपके, कथन जो आएंगे, उसको कथन को कैसे लेंगे? वो जब आपने किताब को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कथन भी समझ में आएगा। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? अब जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव डालेगी। एक सीमा तक बढ़ेगी तो ऋणात्मक में नहीं पहुंचेगा आर्थिक विकास। अगर सीमा से बाहर तेज गति से जनसंख्या बढ़ने लगी तो धनात्मक नहीं रहेगा, ओनली ऋणात्मक रह जाएगा। क्यों? क्योंकि समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। अगर जनसंख्या कम वृद्धि हो रही है तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, संसाधन जो है बहुत ज़्यादा उसका दोहन नहीं होगा, जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको मिलने लगेगा, सबका विकास होगा। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे। राष्ट्रीय वृद्धि कम, आय कम, ये सब कम। जनसंख्या अगर समझो ये इस कैटेगरी में नहीं है, ना तो मध्यम है ना ही उच्च है, लेकिन जनसंख्या जापान की तरह जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब क्या है? जन्म दर बिल्कुल निम्न है, प्रजननशीलता है ही नहीं। जन्म दर बिल्कुल निम्न है और प्रजननशीलता अगर है ही नहीं तो, और ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब मृत्यु दर ज़्यादा है, तो क्या होगा? संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा, संसाधन पड़े रह जाएंगे। जब है ही नहीं लोग इस्तेमाल करने के लिए तो कौन इस्तेमाल करेगा? पड़े पड़े संसाधन बेकार हो जाएंगे। और क्या होगा? आधारभूत जो संरचना है वो अस्थिर हो जाएगी, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगी। संसाधनों का विकास भी कम होगा। जब कोई मानव ही नहीं होगा विकास करने के लिए तो विकास करेगा कौन? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये आप सब जो है रखेंगे। आगे ये है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले देश कौन कौन से, जिसमें हमारा तो खैर 382 है, लेकिन 100 जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं वो हैं चीन है, जापान है, क्योंकि चीन का क्षेत्रफल हमसे बहुत बड़ा है। जापान छोटा है लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ तो बल्कि वृद्ध जनसंख्या। कोरिया है, वहाँ जनसंख्या कम है। ताइवान है, वहाँ जनसंख्या कम है। भारत, बांग्लादेश आदि में कुछ क्षेत्र में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो 17 व्यक्ति ही है हमारे यहाँ। इसलिए जो औसत है हमारा भारत का वो 382 है। पूरे भारत का अगर हम औसत निकालेंगे तो 382 आएगा। अदरवाइज हमारे सभी राज्यों में ये वाला जनसंख्या घनत्व नहीं है। कहीं पर 17 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 80 है, कहीं पर 11,000 है, 11,290 है। 11,290 कहाँ पर है? दिल्ली। तो इस तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। एक है 400 से 800, 400 से 800 वहां मिलेगी जनसंख्या जहां मौसम बहुत अच्छा होगा, सारे अपकर्ष कारक होंगे, वहां 400 से 800 मिलेगी। इसमें जो 849 है वो तो बांग्लादेश में है औसत। और लेकिन वैसे है भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जावा द्वीप में यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और जावा में उच्च जनसंख्या घनत्व